नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक उस साजिश पर जो अंजाम तक पहुंच गई होती तो उत्तर प्रदेश में न जाने कितना खून खराबा होता। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में इंसाफ के नाम पर दंगे और हिंसा की साजिश तैयार की जा रही थी। यह भी दावा है कि हाथरस केस को लेकर जातीय दंगों का ब्लूप्रिंट तैयार था। दंगाइयों के लिए वेबसाइट पर निर्देश दिए जा चुके थे। वो तो जांच एजेंसियों ने इस बेहद गंभीर साजिश का भंडाफोड़ के रख दिया। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ पर साजिश का घेरा। उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की हो रही है साजिश। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई थी साजिश। पाक मंसूबे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। यूपी में दंगे वाली साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई के हाथ। हाथरस कांड में एक दलित लड़की के लिए इंसाफ को क्या साजिशों की आग में झुलसाने की कोशिश हो रही थी? इस सवाल का जवाब यूपी सरकार दे रही है, जिसका दावा है कि शहर शहर हिंसा की आग भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, जिनका खुल्लम खुल्ला दावा है कि उनके विकास के रास्ते में अड़ंगा डालने की कोशिश हो रही है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। 14 सितंबर को हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। 22 सितंबर को मृत्युशैया पर उस लड़की ने बयान दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। हालांकि तमाम जांच से ये बात आ रही है कि रेप नहीं हुआ, लेकिन 29 सितंबर को उस बेटी ने दम तोड़ दिया। उधर हाथरस की पीड़िता की सांसें उखड़ी, इधर राजनीति को नई सांसें मिल गई। लेकिन इंसाफ और सियासत के दरमियान साजिश भी रची जा रही थी। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था कि ये तैयारी इतनी गहरी और चालाकी के साथ बुनी गई थी, जो कामयाब होती तो यूपी जल उठता। सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी की पुलिस को शक है कि दंगे की साजिश तैयार करने वाली वेबसाइट के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हाथरस में पीड़िता को इंसाफ के बहाने दंगे की कैसी साजिश चल रही थी, जिसकी तरफ सरकार ने उंगली उठाई है। सरकारी दावे के मुताबिक सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश तैयार थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एंटी-सीए जैसे प्रदर्शन को और हवा देनी थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना, ताकि किसी को पता ही न चले। यूपी सरकार के दावे बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक साजिश रची जा रही थी, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते इसकी खबर मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उनके दंगा मुक्त और विकास युक्त यूपी की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए
1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य। सरकार का दावा है कि हाथरस में इंसाफ की आड़ में हो रही साजिश का भांडाफोड़ कर दिया गया है। अब देखिए कि जिस वेबसाइट का नाम आया है उस पर क्या कार्रवाई होती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक वेबसाइट बनी थी हाथरस कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए। उस इंसाफ के नाम पर पैसे भी उगाहे जा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि उस वेबसाइट की साजिश को बेनकाब कर दिया गया। और इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ये भी दावा कर रही है कि उसके पास इतने पुख्ता सबूत हैं जिन्होंने उन लोगों को बेनकाब कर दिया जिनका हाथ इस साजिश में हो सकता है। उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस, हाथरस के लिए इंसाफ सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो तो आपको यकीन नहीं होगा कि हाथरस में एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर मचे शोर के पीछे सन्नाटे में कैसी साजिश काम कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश की बात की तो उनके मंत्री भी इस साजिश की तरफ उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष इस कार्रवाई की वजह से नहीं बौखलाया हुआ है। विपक्ष बौखलाया हुआ है माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद शरीखे, जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो सीए कानून में जिन लोगों ने उत्पात करने का प्रयास किया, उनसे जो वसूली की गई और आज इन माफियाओं के जो बड़े बड़े आलिशान महल ढहाए जा रहे हैं, इसके लिए ये विपक्ष को मिर्ची लगी है। अब सवाल है कि रातों रात कैसे बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस जैसी वेबसाइट? कैसे उसमें रातों रात हजारों हजार लोगों को जोड़ा गया? वेबसाइट पर बताया गया कि कैसे दंगा करना है, दंगों के बाद कैसे बचना है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहां तक जिक्र किया था कि जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस ना लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई ना पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब तमाम नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर इस जांच में क्या निकलता है, क्योंकि ऐसे वक्त में सरकार ने ये खबरें, ये सूचनाएं लीक की कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में बड़ा दंगा कराने की एक साजिश रची जा रही थी और इस साजिश में वेबसाइट और सोशल मीडिया को सहारा बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये पूरी बात निकलकर सामने आनी चाहिए कि आखिरकार इस वेबसाइट में क्या था और ये कितना गंभीर सरकार के लिए हो सकता था। हाथरस कांड में इंसाफ के नाम पर साजिश के जो सबूत मिले हैं उनको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला सबूत है जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट। दूसरा सबूत है वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा जाना। और तीसरा सबूत है वेबसाइट पर दंगा कराने और बचने के तरीके की बात। लेकिन सरकार की इन साजिशों वाली थ्योरी को विपक्ष हवा में उड़ा रहा है। सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं, क्या सब में साजिश है? सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? परिवार चाहता है उसको न्याय मिल जाए। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि आप न्याय दे दो, आपको साजिश लग रहा है। कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं, उसमें आपको साजिश लग रहा है। मुझे लगता है असली साजिश भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी सरकार कर रही है। वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट पर साफ साफ दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। इस खतरनाक वेब पेज की होस्टिंग करने वाले
सर्विस प्रोवाइडर ने आज तक को बताया कि जिस अकाउंट से जहरीले अकाउंट को अपलोड किया गया था, उनकी जानकारी अब नहीं मिल रही है, क्योंकि अकाउंट और उसके कंटेंट को स्थायी रूप से हटा दिया गया है। ये कोई पूरी वेबसाइट नहीं है, बल्कि किसी लोकप्रिय वेब प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किया गया लैंडिंग पेज है। इस वेब प्लेटफॉर्म को कार्ड के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के तमाम आंदोलनों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। कुछ समय पहले जब अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर का प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शनकारियों को जोड़ने में कार्ड एक प्लेटफॉर्म बना। वैसे ही हांगकांग में चीन के खिलाफ आंदोलन हो या चीन में उइगर मुसलमानों का विद्रोह, वहां भी इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन हाथरस कांड में एक वेबसाइट बनी और उसके तार साजिशों से जुड़े, तो बीजेपी की आईटी सेल ने इसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जोड़ दिया। स्वाभाविक सी बात है कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजनीति करने पहुंच जाएं, उसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हाथरस में जो घटना हुई वो दुखद है। हमने देखा किस प्रकार से एक वेबसाइट रातों रात उभर के आती है, उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के अंश देखे जाते हैं। अगर ये वेबसाइट हाथरस से प्रेरित होती तो क्या इस प्रकार का ग्लोबल फुटप्रिंट उस पर देखने को मिलता? कहीं ना कहीं इसके पीछे ताकतवर फोर्सेस हैं। जांच एजेंसियां अपने काम में लग गई हैं। अब जांच से पता चलेगा कि हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ के नाम पर बनी वेबसाइट की गर्दन साजिशों के दलदल में किस हद तक धंसी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक तरफ इंसाफ के नाम पर साजिश का भांडाफोड़ है, तो दूसरी तरफ इंसाफ की दरकार भी है। हाथरस की पीड़िता के परिवार को सीबीआई जांच से इंसाफ का भरोसा नहीं है। परिवार को लगता है कि जैसे एसआईटी से इंसाफ की उन्हें आस नहीं, वैसा ही हाल सीबीआई भी कर सकती है। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है और कुछ ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिनके जवाब जरूरी है। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत के बाद ये थ्योरी चलने लगी कि पीड़िता से रेप या गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि पुलिस ने बिल्कुल शुरू में ही रेप टेस्ट क्यों नहीं कराया? आगरा की फॉरेंसिक लैब को पहली बार सैंपल 25 सितंबर को मिला। तब तक घटना के 11 दिन बीत चुके थे। सवाल है कि जब पहली बार पीड़िता थाने पहुंची थी, तभी पुलिस ने रेप का टेस्ट क्यों नहीं करवा लिया? इस पर पुलिस की दलील है कि जब परिवार ने रेप की बात की ही नहीं थी, तो टेस्ट कैसे कराते? मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही, तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे, तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाए। दूसरा सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने परिवार को मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? पीड़िता के परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी। सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? आखिर ऐसी कौन सी गोपनीयता पुलिस वाले बरत रहे थे? तीसरा सवाल है कि पीड़िता के शव को रात के अंधेरे में क्यों जलाया? पुलिस प्रशासन का तर्क था कि घर वाले आए ही नहीं और मामला संवेदनशील होने की वजह से माहौल खराब होने का डर था। परिवार अंतिम संस्कार के भावुक सवालों के साथ ही प्रशासन पर यह सवाल भी उछाल रहा है कि यह सब सबूत मिटाने के लिए किया गया। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे? यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए? दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों? पेट्रोल से ही क्यों जलाया उन्हें? चौथा सवाल है कि पीड़िता ने 22 सितंबर को रेप वाला जो बयान दिया, उस बयान पर ही पुलिस ने सवाल क्यों खड़ा कर दिया? 22 सितंबर को पीड़िता ने जो बयान दिया, वो एक तरह से उसका मृत्युशैया पर दिया हुआ बयान है, क्योंकि उसके बाद वो फिर कभी नहीं बोल पाई। लेकिन फॉरेंसिक जांच के घेरे में वो बयान काफूर हो गया। और पांचवा सवाल है कि अगर सब कुछ सही था, तो डीएम को क्या पड़ी थी कि वो पीड़िता के घर वालों को जाकर धमकाते? आखिर पीड़िता के परिवार वाले को डीएम ने धमकाया, तो सवाल उठा कि ऐसा क्यों किया? पीड़िता के परिवार वालों के बयान से किसको डर लगता है? कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते?
उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते, क्या पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जहां आरोपी पक्ष के पैरोकार कह रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन पीड़िता का परिवार इसमें अपने खिलाफ साजिश देख रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष भी परिवार की इस मांग से जुड़ गया है कि न्यायिक जांच हो। परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। वापस जाओ। सियासत के चेहरे पर स्याही डालने से आगे सवाल ये है कि इंसाफ का चेहरा पाक साफ सामने कब आता है। अब इसकी जिम्मेदारी सीबीआई पर है। तनुश्री पांडे के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। हाथरस में पीड़ित लड़की का परिवार खौफ के साए में है। आज तक के कैमरे पर हाथरस के पीड़ित परिवार ने अपना दर्द साझा किया। परिवार का आरोप है कि उनकी जान को खतरा है। ये परिवार अपना गांव छोड़ने की भी बात कर रहा है और सरकार से सुरक्षा की मांग भी कर रहा है। मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरे पैर तब तू खड़ी ना हो पाता, बेटा ठीक हो जाएंगे तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल। मेरे तो बोलने की हिम्मत ही ना है, बोलने के बेटे के संग में जैसा करो का सोती मेरे साथ जाना तो मुझे नींद नहीं आती। बेटी की बातों को याद करती है तो माँ रोने लगती है। आंखों में आंसुओं का दरिया तैर जाता है और कलेजा कांप जाता है। बेटी का जैसे ही जिक्र आता है पिता का गला रूंध जाता है। बेटी के बारे में बोलते हुए पिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है। बेचारा भाई पूछने पर भी बता नहीं पाता कि बहन उसका कितना ख्याल रख, बस बीते दिनों को याद करता है और चुप हो जाता। बस एक भाभी है जो बीते दिनों को याद करती है और इस घर की बेटी के लिए इंसाफ की आस में आवाज बुलंद करती है। वही एक विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। बातों बातों में हाथरस की निर्भया की मां बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कहकर बेटी घर से बाहर गई थी और फिर कभी इस घर की दहलीज में वापस नहीं लौटी। बस लौटी तो उसकी लाश, जिसे आखिरी बार देखना भी परिवार को नसीब नहीं हो सका। सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहता है, अगर ललित सो जाता तो तुम कर लिया ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई, आटा गूंद के रखी गई। आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। हाथरस की निर्भया का ये परिवार आज गम, गुस्से और डर के साथ जीने को मजबूर है। परिवार को बेटी के खोने का गम है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और अपनी जान का खतरा भी है। यही वजह है कि जिस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गांव अब डराने लगा है। लिहाजा ये परिवार गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है और सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी जब पहले भी था अब भी है, अब तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, डर तो रहेगा। क्यों अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुँचे तो सही रहेगा। सूबे की सरकार की तरफ से भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के पिता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में मामले की जांच हो। आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया।
परिवार ने अपनी आप बीती को आज तक की टीम के साथ साझा किया। पीड़िता के भाभी से जब नार्को टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहे हैं, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने की सब कुछ किया जा रहा है। इस घर की बेटी ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, ये परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ है। मीडिया के कैमरे घर में पहुंचते हैं तो कुछ रोशनी नजर आती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ जाता है। हाथरस के इस परिवार पर जो गुजरी है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। बस उम्मीद यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और इनके आंसुओं का हिसाब हो। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। हाथरस कांड में एक तरफ पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात है तो दूसरी तरफ अपराधियों के लिए भी लामबंदी शुरू हो चुकी है। आरोपियों के परिवार वाले खुद को बेकसूर बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक हलचलें भी बढ़ चली हैं। अरे बाद में जो जांच फांते हैं तो बाद में होते रहेंगे, हमारे बच्चे ने क्या करें। मांग कर रही हूँ मैं तो मेरा बच्चा निर्दोष है तो जेल में बंद करा, मुझे छोड़ के दो, मुझे छोड़ो ना उसे। जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। इसके लिए आवाज़ बुलंद सवर्ण समाज करेगा अलीगढ़ में और उस बिटिया को न्याय मिले। मुख्य उद्देश्य पूरे बैठक में ये रहा कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है, हम लोग बहुत सहमत हैं इस बात से। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट दोनों परिवारों के होने चाहिए। हाथरस की खबर पर हाथरस कांड में इंसाफ की आवाज़ राजनीतिक गलियारे से भी उठी। जब कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो राजस्थान में क्यों नहीं देखते जो बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। आज बीजेपी ने जयपुर में अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोल दिया, लेकिन सवाल यही है कि कहीं राजनीति तो कहीं साजिश के बीच इंसाफ का गला तो नहीं घोटा जा रहा है। ये बीजेपी का हल्ला बोल है। राजस्थान में रेप की बढ़ती वारदात पर सोई गहलोत सरकार को जगाने के लिए ये बीजेपी का शंखनाद है। पूर्व ऐलान के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी दफ्तर से आज सीएम आवास की तरफ कूच करना शुरू किया था। देखिए, कोरोना काल से भी ज्यादा, संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के, दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी का काफिला कुछ ही दूर बढ़ा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर अड़े रहे। यहाँ पर किस तरह का संघर्ष चल रहा है, देखिए लगातार पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। पुलिस बल प्रयोग करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ने का। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश पूनिया, जो पुलिस के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर के सांसद हैं रामचंद्र बोरा, वो यहाँ पर लगातार पुलिस के संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी के सरकार के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष चल रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करने के लिए और किसी भी तरह से यहाँ पर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में यहाँ से देखा जा रहा है किस तरह से संघर्ष चल रहा है। पुलिस का कहना है कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल लागू होने की वजह से इतना बड़ा मजमा लगाना गलत है, लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर ड्रामा है वो चल रहा है। कार्यकर्ता गाड़ी पुलिस की जाने नहीं दे रहे हैं और जो पुलिस है वो सतीश पूनिया को गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। पुलिस सतीश पूनिया पर चार्ज लगा रही है कि कोरोना को देखते हुए धारा 144 लगा है और धारा 144 में इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, इसे लेकर यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। आज तक की टीम पूरे घटनाक्रम को पल पल कवर करने के लिए वहां मौजूद है। जी कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, ये जाने पुलिस जाने। देखिए किस तरह से आगे का हम दिखाना चाहेंगे। बीजेपी ये कार्यकर्ता है, पुलिस को यहाँ से गाड़ी को नहीं ले जाने दे रहे हैं, जिसके लिए लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। कई बार पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आज हाथरस में जिस तरह की घटना हुई और कांग्रेस में जो प्रदर्शन कर रही है उसका बदला राजस्थान में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लगता है कि राजस्थान में जगह जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसे उठाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। इसे देखते हुए आज बीजेपी यहाँ सड़कों पर उतरी है। बीजेपी का यह हल्ला बोल कार्यक्रम एक तरह हाथरस को लेकर कांग्रेस की तरफ से हुए प्रदर्शन का जवाब है। हाथरस को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। यहाँ तक कि आज कांग्रेसियों ने हाथरस कांड पर जयपुर में गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे तक मौन व्रत भी रखा। इस मौन व्रत का जवाब बीजेपी ने हल्ला बोल से दे दिया। बीजेपी का यह हल्ला बोल कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन करके कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंपे गए। हाथरस कांड पर मुखर कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। यूपी में बेटियों के अपराध पर सवाल और अपने ही सूबे में बेटियों की सुरक्षा पर चुप्पी, ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? क्या कांग्रेस इसका जवाब देगी? जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 2019 में हमारे देश में सबसे ज्यादा रेप की वारदात राजस्थान में दर्ज हुई। ऐसे में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने राज्य की बहन बेटियों की सुरक्षा पुख्ता करने की जगह हाथरस कांड पर बयानबाजी करते हैं तो साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत की चिंता में बेटियां नहीं बल्कि राजनीति है। क्या अशोक गहलोत को इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए कि उनका राज्य रेप केसेस में सबसे आगे क्यों है? क्या राजस्थान है देश का रेप कैपिटल? बलात्कार केस में टॉप पर राजस्थान। राजस्थान में ये क्या हो रहा है? राजस्थान में रेप पर बढ़ती वारदात पर पहली बार सियासी बवाल शुरू हुआ है। बीजेपी सड़कों पर उतरी और राजस्थान में बढ़ रहे इस महापाप की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। तो वो अपराधों की है, राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के, दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। जी हाँ, राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक रेप केस के मामलों में राजस्थान देश में टॉप पर है। जरा 2019 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। राजस्थान में 5,997 रेप केस, उत्तर प्रदेश में 3,065 रेप केस, मध्य प्रदेश में 2,485 रेप केस, महाराष्ट्र में 2,299 रेप केस, केरला में 2,023 रेप केस। देखिए 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें, और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। सवाल उठता है कि आखिरकार राजस्थान में बढ़ते अपराधों की वजह क्या है? क्या राजस्थान में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है या फिर कोई दूसरी वजह है? सुनिए राजस्थान के डीजीपी का ये विश्लेषण। हमारा अनुभव ये है कि पूरे उत्तर भारत में पिछले कई सालों में जो हिंसक अपराध हैं वो बढ़े हैं। कारण बहुत सारे हैं। यंग लोगों की बढ़ती संख्या भी है, बेरोजगारी भी हो सकती है, कुछ इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो प्रेरणा बच्चे ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं, वो भी हो सकता है। हाथरस गैंग रेप और मर्डर केस के खुलासे के बाद राजस्थान के कई शहरों से गैंग रेप की खबरें आई हैं।
12 से 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंग रेप की खबर। सिरोही में 8 साल की लड़की से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। बांसवाड़ा में 14 साल की लड़की से गैंग रेप हुआ, जिससे उसने दम तोड़ दिया। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में होटल में महिला से गैंग रेप हुआ। जोधपुर में होटल में महिला से रेप की खबर आई। तो इस महिला को अपने पास किसी बहाने से बुलाया और इसकी इच्छा के विरुद्ध इसके साथ, इसका ये कहना है कि मेरे साथ बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट दर्ज की है, इसका मेडिकल वगैरह कराया। अब इन्वेस्टिगेशन, ये धारा 376 2N और 427 IPC में भी दर्ज किया। जाहिर है कि रेप की बढ़ती वारदात राजस्थान सरकार के लिए चिंता का बड़ा सबब है, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने सूबे की जगह यूपी के हाथरस की वारदात को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आए। यहाँ की 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ हुई रेप की वारदात को भी वो भुला बैठे। अलाउ करेंगे कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह वो 12 में जाएं, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे। राजस्थान रेप कैपिटल बनता जा रहा है, लेकिन 12 की घटना पर अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए, जिसमें उनकी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उसे लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। लड़की अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने गई थी। बेहतर होता शब्दों के साथ मुख्यमंत्री थोड़ी संवेदनशीलता बरतते। बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में रेप की बढ़ती वारदातों पर क्या जवाब है गहलोत के पास। राजस्थान में रेप के बढ़ते केस पर अशोक गहलोत खामोश क्यों? क्या अपराध पर अशोक गहलोत सरकार का नियंत्रण नहीं है? क्या राजस्थान में बेकाबू हो रहे हैं अपराधी किस्म के लोग? क्या राजस्थान के अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं है? गहलोत तो खामोशी की मूर्ति बने हुए हैं। सचिन पायलट जरूर पिछले दिनों आज तक पर जवाब देने सामने आए। आप आंकड़ों का खेल खेलना चाहती हैं। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे, हम न्याय मांग रहे हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब राजनीति करने का मतलब है कि सिर्फ चुनाव की वोट लेनी है, लेकिन किसी की आवाज बनना कोई जुर्म है क्या? आप कह रही है 3000 यहाँ हुआ, 5000 वहां। मैं कहता हूँ सब बलात्कारियों को सजा हो, सबको सजा की मौत की सजा दे दो। रेप की वारदात सभ्य समाज पर बहुत बड़ा दाग है। ये चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में या किसी अन्य सूबे में, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि हर सरकार दूसरे राज्यों को देखने की बजाय अपने सूबे की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक बात तो आईने की तरह साफ हो चुकी है कि निर्भया का मामला हमारे देश के हर हिस्से में है। वो उत्तर प्रदेश में है तो राजस्थान में भी है, लेकिन सवाल ये है कि एक राज्य का आक्रोश दूसरे राज्य में जाते जाते राजनीति को मायके जाते समय अजमेर में एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ। इंसाफ के लिए कोई राजनीतिक सामाजिक आक्रोश नहीं। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। 3 दिन तक उनके साथ बलात्कार का आरोप है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है वो मर्जी से गई थी। दोनों इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन कोई सामाजिक राजनीतिक आक्रोश यहाँ भी नहीं। सामने आश्वस्त किया पूरा जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ नहीं तय किया है। के आधार पर जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। सिरोही में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला। बांसवाड़ा में बलात्कार के बाद एक लड़की को जहर देकर जान से मारने का मामला सामने आया। हर बलात्कार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहाँ भी कोई सामाजिक या राजनीतिक आक्रोश नहीं। ये सारे दाग बीते चंद दिनों के हैं। कहां तक गिनाए? गिनती गिनाते जीभ कांपती है, शर्म से सर झुकता है। बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है। हर दरिंदगी इंसाफ चाहती है, लेकिन जाति, धर्म, मजहब, वोट, राज्य में बटी व्यवस्था अपनी सहूलियत देख। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।